सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉल्स लॉ के बारे में। अब रॉल्स लॉ के हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्म आते हैं। पहला तो रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स एंड रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो एक एक करके उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स, मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए रॉल्स लॉ क्या कहता है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं रॉल्स लॉ के ऊपर आऊं, दो तीन टर्म्स मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपको वो टर्म्स जो है क्लियर हो गई तो आगे आपको बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस लॉ को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर आते हैं हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के ऊपर। कुछ लिक्विड हमारे पास वोलेटाइल होते हैं, जबकि कुछ लिक्विड हमारे पास जो है नॉन वोलेटाइल होते हैं। सो वोलेटाइल लिक्विड हमारे पास वो वाले लिक्विड होते हैं जो थोड़ा सा टेम्परेचर गेन करने पर जो है लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लिक्विड जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को गेन करने के बाद भी लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाते, उनको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है, वोलेटाइल लिक्विड क्या है और नॉन वोलेटाइल यहां पर लिक्विड क्या है। ठीक है, सो दूसरा हमारे पास जो दो टर्म अभी इस लॉ के अंदर आएगी वो आएगी वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, इन दोनों में यहां पर हम अंतर समझते हैं पहले कि वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर के अंदर हमारे पास क्या अंतर है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए फर्स्ट दो केस मैं यहां पर लेता हूं पार्शियल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो मेरे पास ये पहला कंटेनर है, यहां पर मैंने एक लिक्विड लिया है, इसके अंदर ओनली ए टाइप के जो है मेरे पास कंपोनेंट है। ठीक है, अब जो दूसरा मेरे पास यहां पर कंटेनर है उसमें ए टाइप के मॉलिक्यूल पहले थे, लेकिन उसके अंदर मैंने उसके बाद थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया, बी सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, मतलब इसका मिक्सचर बना दिया। ये प्योर लिक्विड है, इसका मैंने मिक्सचर बना दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको याद रखना है इसको जो है हमें क्लोज करना है, कंटेनर ऊपर से क्लोज करने हैं हमने। ठीक है, अब हमें पता है कि इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ए है, इस कंपोनेंट में कंपोनेंट ए, इस वाले कंटेनर में कंपोनेंट ए भी है, कंपोनेंट बी भी है। ठीक है, अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इस केस वन में, तो हमें पता है कि अगर हम लिक्विड के टेम्परेचर को रेज करते हैं तो उसके वो जो है अपने लिक्विड से जो है वेपर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है इस तरह से लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचने पर ये जो लिक्विड से वेपर बन गए थे, ठीक है, अब ऊपर देखिए कंटेनर क्लोज है इसलिए ये वेपर जो है बाहर तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो वेपर यहां पर बने, ये सारे के सारे वेपर जो बन रहे हैं वो इस लिक्विड के ऊपर ही प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो लिक्विड से यहां पर वेपर बना था हमारे पास, वो वेपर जो है लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने लगते हैं, क्योंकि ये बाहर जा नहीं सकते। ठीक है, ये जो प्रेशर जो ये वेपर के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ये तो हमने देख लिया कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, वेपर प्रेशर हम तभी जो है मेजर कर सकते हैं जब हमारे पास कंटेनर जो है क्लोज हो, ऊपर से हमें कंटेनर को क्लोज करना है। ठीक है, और दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि वेपर प्रेशर हमेशा जो है प्योर कंपोनेंट का मेजर किया जाता है। अगर हम प्योर कंपोनेंट का वो देख रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं कि प्योर कंपोनेंट, यहाँ पर देखिए ए जो है सिर्फ और इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए टाइप के हमारे पास कंपोनेंट है। ठीक है, प्योर कंपोनेंट का ही हमेशा वेपर प्रेशर होता है। अगर हमने इसका सॉल्यूशन बना दिया है, अगर हमने कंपोनेंट ए का किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ अगर सॉल्यूशन बना दिया हो, तब हम नहीं कहेंगे कि उस केस में ए का वेपर प्रेशर कितना है, तो उस केस में वो पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा। अगर प्योर फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ है, प्योर फॉर्म में हमारे पास ये प्रेशर दिया हुआ है, तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस केस में यहां पर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहां पर जो है दो केस है हमारे पास, यहां पर ए टाइप के मॉलिक्यूल भी है, बी टाइप की, क्योंकि इसके अंदर मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर जो है अब आपको पता है कि जब लिक्विड जो है इवेपोरेट होता है तो कहां से मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं, जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं। ठीक है ना, अब नीचे से तो इवेपोरेशन होता नहीं, ऊपर से इवेपोरेशन होगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या था, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है सरफेस के ऊपर ए टाइप के थे। ठीक है, इसलिए जो वेपर भी जो है ए टाइप के ही बने। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सेकंड वाले केस में जो हमारे पास वेपर बने वो ए टाइप के वेपर भी होंगे और बी टाइप के वेपर भी होंगे। ठीक है, ए टाइप के वेपर भी होंगे, बी टाइप के वेपर भी होंगे। अब यहां पर देखिए दो तरह से जो है वेपर प्रेशर बन रहा है। ठीक है, ए से भी बन रहा है, बी से भी बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे इसको अब वेपर प्रेशर हम नहीं कहते। अगर हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, तब अगर अलग अलग कंपोनेंट के वेपर हमारे पास अगर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर तब होता है जब प्योर फॉर्म में कंपोनेंट होता है, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर कब होगा, जब हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म में कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर और देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए मैंने टेम्परेचर को राइज किया, 20 डिग्री सेल्सियस जब मैंने इस केस में जब मैंने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया तो 100 मॉलिक्यूल जो है लिक्विड से जो है वेपर में कन्वर्ट हो गए, मान लीजिए, ठीक है। जब 100 मॉलिक्यूल्स लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हुए तो मान लीजिए जो ये वाले मेरे पास जो ये वेपर है ये 100 बार का प्रेशर लगा रहा है इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो मैं क्या कहूंगा, इस वाले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है, 100 बार है इसका, ठीक है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म है तो मैं कहूंगा 100 बार है इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मानते हैं जो सेकंड वाला हमारे पास केस है उसमें मैं 20 डिग्री सेल्सियस जो है राइज कर देता हूं टेम्परेचर को, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर भी जो है 100 मॉलिक्यूल मेरे पास, यहां पर भी 100 मॉलिक्यूल मेरे पास जो है लिक्विड से जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर भी 100 जो है, यहां पर भी मेरे पास जो है 100 मॉलिक्यूल जो है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गए। और मान लीजिए यहां पर भी जब लिक्विड के 100 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुए, ठीक है, तो यहां पर भी ये 100 बार का प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको देखना है यहां पर भी 100 बार का प्रेशर है, यहां पर भी 100 बार का प्रेशर है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ध्यान से हमें देखना है, यहां पर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ए टाइप के कंपोनेंट 100 बार का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे केस में 100 बार का प्रेशर तो अप्लाई हो रहा है सरफेस के ऊपर, लेकिन ये दोनों के द्वारा अप्लाई हो रहा है, ए के द्वारा भी अप्लाई हो रहा है, बी के द्वारा भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर ए जो है 60 का वेपर प्रेशर यहां पर दे रहा है तो बी भी जो है 40 का वेपर प्रेशर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इस तरह से सॉल्यूशन की फॉर्म दी है तो हम वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे, इस वाले केस में हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स का कभी भी वेपर प्रेशर नहीं होता, उनका क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है ना। वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका कितना रह गया, सिर्फ 60 रह गया। यहां पर कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है, यहां पर टेम्परेचर भी उतना, यहां भी 20 डिग्री सेल्सियस था, यहां भी 20 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन यहां पर वेपर प्रेशर कितना रह गया, इसका 60 रह गया। अब वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, क्योंकि हमें पता है कि इसका क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। तो यहां पर आपने इस वीडियो में यहां पर जो है आपने इसमें देखा कि वेपर प्रेशर क्या है और पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, आपको क्लियरिटी हो गई होगी, ठीक है। तीसरी एक और टर्म मैं यहां पर आपको बता दूं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये सारी के सारी टर्म अगर आपको क्लियर हो जाती है तो इस लॉ को समझने में जो है आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, उसमें कंपोनेंट ए है और उसमें कंपोनेंट बी है, मान लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, दो कंपोनेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए उस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास 100 मोल जो है, 100 मोल कंपोनेंट ए के है और 200 मोल जो है कंपोनेंट बी के है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या है, इसको बस सिंपली आप ऐसा याद रखो, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकलना है उसको आप ऊपर लिखिए, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल मोल फ्रैक्शन के साथ। यहां पर देखिए टोटल मोल फ्रैक्शन कितने, मान लीजिए मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मेरे पास एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें ए 100 मोल है, बी 200 मोल है, ठीक है। तो मैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, जैसे मुझे अगर ए का निकालना है तो मैं पहले लिखूंगा ए का जो मोल है वो लिखूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा टोटल मोल के साथ, टोटल कितना है 100 प्लस 200, ठीक है। ये जो मेरे पास आएगा वो आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। उसी तरह से अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो मैं कैसे निकालूंगा, अब मुझे देखना है कि बी के मोल कितने दिए हैं 200, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं किसके साथ, दोनों के सम के साथ, मतलब टोटल मोल के साथ, टोटल कितना है 100 प्लस 200, ठीक है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। तो यहां पर अब हमारे को जो है सारी की सारी टर्म क्लियर हो गई, वोलेटाइल लिक्विड क्या है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, और पार्शियल प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या है, सारा का सारा हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं हम वोलेटाइल, अब आते हैं हम रॉल्स लॉ के ऊपर कि रॉल्स लॉ एक्चुअल में कहता क्या है, ठीक है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन containing volatile solute, the partial vapor pressure of each component
is directly proportional to its mole fraction, to its mole फ्रैक्शन। पहले आप इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जो है समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या कहता है ये रॉल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब देखिए फॉर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्वेंट तो हमारे पास पहले से सॉरी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट कैसा है, वोलेटाइल है। सॉल्वेंट पहले से हमारे पास वोलेटाइल है, ठीक है। सॉल्यूट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारे पास सॉल्यूट जो है वोलेटाइल अगर दिया गया है, तो जो है जो दो कंपोनेंट हमारे पास है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, ठीक है, तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब ये क्या क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, ये हम जान चुके हैं, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली जब हम इसका एक्सप्रेशन नीचे लिखेंगे तो हम इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब नीचे हम जो है इसको और आसानी से करने वाले हैं। तो ये लॉ क्या कह रहा है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स A and B having mole fraction XA and XB and partial vapor pressure PA and PB रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसको यहां पर अब हम समझने वाले हैं क्या कह रहे हैं हम, ठीक है। अब यहां पर हमने एक बाइनरी सोल्यूशन लेना है, ठीक है। एग्जांपल के साथ इसको समझ लेंगे हम, ठीक है। एक बाइनरी सोल्यूशन हमने यहां पर लेना है जिसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, ठीक है। उनका मोल फ्रैक्शन भी यहां पर दिया हुआ है, एक्स ए पहले का मोल फ्रैक्शन है, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, और कंपोनेंट बी का यहां पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन दिया है एक्स बी, ठीक है। और कंपोनेंट ए का जो हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर दिया है वो है पी ए, ठीक है। और जो कंपोनेंट बी का हमारे पास पार्शियल प्रेशर दिया है वो दिया है हमारे पास पी बी, ठीक है। तो क्या कहता है ये लो, यहां पर देखते हैं इसको जरा, ठीक है। अब यहां पर इस तरह से देख लेते हैं हम, फॉर पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है ना। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए क्या कह रहा है ये, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, ठीक है। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। अब आपको पता है कि यहां पर जो है जब लिक्विड जो है वेपर में इवेपोरेट होगा तो दो टाइप के वेपर हमारे पास बनेंगे, ए टाइप के भी बनेंगे, बी टाइप के भी बनेंगे, ठीक है। तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर यहां पर दिया है, सॉल्यूशन की बात हो, क्योंकि वहां हमारे पास सॉल्यूशन है इसलिए हम पार्शियल वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है, जो ए टाइप का हमारे पास पार्शियल वेपर, जो हमारे पास ए टाइप के कंपोनेंट जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। मतलब जितने ज्यादा कंपोनेंट जो है लिक्विड ए के होंगे उतनी ज्यादा उसके वेपर बनेंगे और उतना ही ज्यादा वो जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट के होंगे उतने ही ज्यादा उसके वेपर बनेंगे और उतना ही ज्यादा वो प्रेशर यहां पर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उस कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इसका प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए, ठीक है। इतना हमने कर लिया इसको। अब आगे क्या करेंगे हम, लेट, आगे लिखेंगे हम, लेट द सॉल्यूशन हैज ओनली
ओनली कंपोनेंट ए, देन अब मान लीजिए अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है कंपोनेंट ए दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया है उसमें जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ए दिया है, उसका मतलब ये कि जो एक्स ए का जो वैल्यू होगा उस केस में हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है, एक्स ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अगर हमारे पास कंपोनेंट ए ही दिया है सॉल्यूशन के अंदर तो एक्स बी ऑटोमेटिकली जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम दो मोल फ्रैक्शन को इस तरह से जोड़ देते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी तो उसकी वैल्यू हमेशा आती है 1, ठीक है। अब हमने माना इसको 0, अगर हम इसको 0 मान लेते हैं मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करते हैं ऊपर, यहां पर अगर इसकी वैल्यू हम ऊपर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू, अब के की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और ये हमारे पास आ गया एक्स ए, सॉरी के वैसा का वैसा है और यहां पर हमारे पास आ गया 1 क्योंकि के एक्स ए है। हमने यहां पर देखा कि 1 इसकी वैल्यू कैसे बची, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं जब हमारे पास कंपोनेंट बी है ही नहीं, ठीक है। अब इमेजिन करके देखो कंपोनेंट बी नहीं है ही नहीं, मतलब हमारे पास एक तरह से प्योर कंपोनेंट ही बन गया है, ठीक है। तो प्योर कंपोनेंट में हमें पता है हम पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक्स ए की वैल्यू 1 है, अगर उस कंपोनेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट मौजूद है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो पूरा का पूरा टर्म है, ठीक है, यहां पर अगर हमारे पास ये 1 आ जाता है तो के हमारे पास कितना आ जाएगा, तो के हमारे पास कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू पी ए नॉट, ठीक है, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, पी ए नॉट, ठीक है। मतलब वो जो सॉल्यूशन था हमारे पास उसमें प्रेशर सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से लग रहा है, मतलब प्योर कंपोनेंट की तरह ये जो है प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया के इज इक्वल टू पी ए नॉट, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहां भर देंगे, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लिखेंगे हम नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे आगे। अगर इसकी वैल्यू के की वैल्यू यहां डाल देनी है तो क्या होगा, के की वैल्यू जब हम ऊपर डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये भी जो है रॉल्स लॉ की दूसरी फॉर्म है, आप इस तरह से भी जो है रॉल्स लॉ को जो है डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग रॉल्स लॉ क्या कहता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो हमने कंपोनेंट ए के लिए निकाला, कंपोनेंट बी के लिए भी एग्जैक्टली ऐसा ही हमको करना है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर हम लिखेंगे सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी, सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी, जैसा हमने यहां पर रिलेशन निकाला वैसा ही जो है कंपोनेंट बी में भी रिलेशन निकलेगा, ठीक है। तो वहां पर हमें इस तरह से आएगा, ए की जगह बी लगा देना है हमें, वहां पी बी नॉट एक्स ए नॉट, ठीक है। इस तरह से भी जो है हम रॉल्स लॉ को जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो फॉर्म है ये भी रॉल्स लॉ की है, ठीक है। इससे भी हम जो है रॉल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहां से हम जो है रॉल्स लॉ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यहां से हम रॉल्स लॉ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अब जैसे देखिए ईच कंपोनेंट मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, according to Raoult's law the partial vapor pressure of each component is equal to vapor pressure of that component, vapor pressure according to Raoult's law the partial vapor pressure of each component is equal to the product of its वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। मतलब एक सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास वोलेटाइल सॉल्यूट दिया गया है उसमें जो हमारे पास कंपोनेंट होगा, ठीक है, उसमें जो हमारे पास कंपोनेंट है उनका जो हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा किसके, उसके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है हमारा रॉल्स लॉ जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसको जो है एक ग्राफ के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ भी आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, इसको भी हमने जो है यहां पर ड्रॉ करना है रॉल्स लॉ के साथ में ही, ठीक है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे।
इस तरह से, ठीक है। दोनों तरफ हम ग्राफ बनाएंगे। इस तरफ हम लेंगे मोल फ्रैक्शन, यहां पर हमें लिखना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इस तरह से हमें करना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरफ हमें करना है पार्शियल वेपर प्रेशर, यहां पर हमें करना है पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। ऊपर की ओर पार्शियल वेपर प्रेशर है और नीचे की ओर हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से इस ग्राफ को हमें बनाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मान लीजिए यहां पर ये 2 पॉइंट हमारे पास है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास जो है कंपोनेंट ए है, या दो बाइनरी सोल्यूशन है मेरे पास बाइनरी सोल्यूशन है, ठीक है। मान लीजिए जब यहां पर था मैं, तो एक्स ए का मेरे पास था अमाउंट जो था वो था मेरे पास 1 और एक्स बी था मेरे पास 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि जब मैं इस पॉइंट के ऊपर था, ठीक है, ध्यान समझना है। इसका मतलब ये कि जब मैं इस पॉइंट के ऊपर था, इस पॉइंट के ऊपर जब मैं था, ठीक है, तो यहां पर जो है सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है, सारे के सारे मॉलिक्यूल, सारे के सारे मोल्स जो है ए टाइप के हैं। यहां पर बी टाइप के मोल है ही नहीं, ठीक है। यहां पर देखिए एक्स बी 0, मतलब इस टाइप के मॉलिक्यूल, मतलब यहां पर प्योर कंपोनेंट है एक्स ए का, मतलब ये जो ए कंपोनेंट है यहां पर इसका प्योर लिक्विड है, या देखिए इसकी मोल फ्रैक्शन 1 है, एक्स बी की 0 है, ठीक है। अब जब मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाता जाऊंगा, मैं इस सोल्यूशन के अंदर बी टाइप का कंपोनेंट जो है मिलाता जाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखना है, जब यहां पर मेरे पास x a इक्वल टू 1 था, उस वक्त जो है सारा का सारा फ्रैक्शन जो है सॉल्यूशन के अंदर किसका, सॉल्यूशन नहीं सॉरी, सारा का सारा फ्रैक्शन उस लिक्विड के अंदर किसका है, ए टाइप का है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर, इसका जो है वेपर प्रेशर उस वक्त था ये वाला, ठीक है, पी ए उस वक्त उसका क्या था, वेपर प्रेशर था, ठीक है। अब आपको पता है कि प्योर कंपोनेंट का हम वेपर प्रेशर लेते हैं, ठीक है ना, प्योर कंपोनेंट का क्या लेंगे हम, वेपर प्रेशर लेंगे, ठीक है। पी ए नॉट ये हो गया उसका वेपर प्रेशर, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर प्योर कंपोनेंट है बी टाइप तो 0 है, ठीक है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी ए नॉट, ठीक है, मतलब ये इसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से देखना है, जब इसकी मोल फ्रैक्शन को मैं घटाऊंगा, ठीक है, मतलब जब अब क्या करूंगा मैं, अब इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो मेरे पास ए टाइप का सॉल्यूशन, जो ए टाइप का मेरे पास लिक्विड था, उसके अंदर अब मैं एक सॉल्यूट ऐड करूंगा। कौन सा सॉल्यूट ऐड करूंगा, एक्स बी ऐड करूंगा, ठीक है ना, एक्स बी नहीं सॉरी, बी टाइप का कंपोनेंट ऐड करूंगा। एक्स बी तो इसका मोल फ्रैक्शन है बी का, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मैं इस कंपोनेंट ए के अंदर सॉल्यूट बी को डालता जाऊंगा, ठीक है, तो इस कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, एक्स का मोल फ्रैक्शन क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, मतलब बी जो है सॉल्यूशन के अंदर बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा हमारे पास, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो जो है नीचे गिर जाएगा, इसका वेपर प्रेशर इस तरह से गिर जाएगा। आपको ये बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सिंपल हम देखें तो रॉल्स लॉ क्या कहता था, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घटेगा वैसे वैसे पार्शियल वेपर प्रेशर भी घटेगा। सिंपल यही बात हो रही है। यहां देखिए, जब इस साइड से मैं इस साइड की ओर जा रहा हूं, मतलब लेफ्ट से जब मैं राइट साइड की ओर जा रहा हूं, तो बी कंपोनेंट यहां मिल रहा है, बी कंपोनेंट जब मिल रहा है ए कंपोनेंट में, तो ऑटोमेटिकली एक्स का जो मोल फ्रैक्शन है वो कम हो रहा है। एक्स का मोल फ्रैक्शन जब कम हो रहा है, सॉरी, ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। जब ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसका वेपर प्रेशर भी जो है नीचे जाएगा। यहां देखिए इसका वेपर प्रेशर नीचे जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आएगा, सेकेंड पॉइंट यहां पर हमारे पास ऐसा आएगा, हम इतना सारा सॉल्यूट हम ऐड कर दिया, हमने इतना सारा सॉल्यूट ऐड कर दिया कि जो हमारे पास ए की जो मोल फ्रैक्शन थी, ए की जो मोल फ्रैक्शन था वो 0 हो गया। मतलब हमने इतना सॉल्यूट ऐड कर दिया कि इसकी वैल्यू जो है 0 हो गई, इसका मोल फ्रैक्शन जो है गायब ही हो गया, ठीक है ना। ये जो है एक्स ए जो है 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हुआ, एक्स बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर इस केस में अगर यहां पर हम देखें, इस केस में अगर यहां पर देखें तो इस यहां पर क्या है, अब ए कंपोनेंट जो है सॉल्यूशन के अंदर लगभग उसका मोल फ्रैक्शन लगभग 0 हो चुका है, ठीक है। जबकि जो बी कंपोनेंट है हमने इतना ऐड कर लिया है कि अब उस सॉल्यूशन के अंदर बी टाइप का कंपोनेंट ही है सिर्फ बाकी, ठीक है। तो इस यहां पर अब क्या होगा हमारे पास, अब देखिए एक्स अगर 0 है हमारे पास, मतलब एक जो है हमारे पास है ही नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस लिक्विड, अब हमारे पास सिंपल लिक्विड बन चुका है ये, ठीक है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट बी है, ठीक है। अगर हमारे पास प्योर लिक्विड होता है तो हमें पता है कि उसका जो है क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। जबकि अगर हमारे पास सॉल्यूशन हो तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अब एक्स ए की वैल्यू 1 हो चुकी है, मतलब कंपोनेंट ए जो है गायब ही हो चुका है, ठीक है ना। तो इस वक्त मान लेते हैं
इसका जो इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका जो वेपर प्रेशर, आप पार्शियल नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, ठीक है। पार्शियल कब कहते हैं, जब दोनों जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए 1 है, तो मान लेते हैं इसका जो है वेपर प्रेशर था PB0, ठीक है। इसका मतलब जब ये प्योर फॉर्म में था, मतलब कंपोनेंट बी ही जब मौजूद है, तो इसका वेपर प्रेशर हमने माना कि PB0 था, ठीक है। अब हमने इस ग्राफ को उल्टा कर देना है, जैसा हमने यहां किया ना, यहां हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने कंपोनेंट बी को मिलाया तो इसका जो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर था वो नीचे गिरा, ठीक है। वैसा ही यहां पर भी होगा, बस हमने उल्टा कर देना है ग्राफ को, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है मैंने, जब मैं राइट से लेफ्ट की ओर जाऊंगा, जब मैं राइट से लेफ्ट की ओर जाऊंगा तो क्या होगा, एक्स ए के अंदर एक्स ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो एक्स ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात यह है कि जो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है एक्स ए और एक्स बी, ठीक है। यहां पर लगभग इसकी वैल्यू 0 है। अब हमने क्या करना है, धीरे धीरे करके जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो मुझे ए जो है, ए टाइप का कंपोनेंट बी टाइप के कंपोनेंट में ऐड करना है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं बी टाइप का कंपोनेंट ए टाइप के कंपोनेंट में ऐड करूंगा, सिंपल सी बात है कि जो बी का मोल फ्रैक्शन है वो कम होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी देखिए मोल फ्रैक्शन कितना ज्यादा है, इसका 1 है, एक्स ए का 0 है। लेकिन जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो ए की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, मतलब सॉल्यूशन के अंदर ए का कंपोनेंट भी बढ़ता जाएगा, ए का पार्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ए का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, इसकी मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है। ए की अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ी तो ऑटोमेटिकली बी की मोल फ्रैक्शन जो है घट जाएगी, ठीक है। और इसीलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बी की मोल फ्रैक्शन कम होगी, ठीक है। और जब अगर मोल फ्रैक्शन कम होगा बी का, तो सिंपल सी बात है कि इसका वेपर प्रेशर भी जो है नीचे गिरने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसा यहां हुआ बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बी टाइप के कंपोनेंट में ए टाइप का कंपोनेंट मिक्स हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से बी का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। बी का मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो इसका वेपर प्रेशर भी इस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर भी इस तरह से नीचे जाएगा। आपको इसको जो है बिल्कुल सीधी लाइनें जो है आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो जो ये वाली हमने लाइन ड्रॉ की, इसके ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की, ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की, यहां पर हम लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। और जो दूसरी लाइन हमारे पास यहां पर आई, यहां पर जो दूसरी लाइन हमारे पास आई, इसके ऊपर लिखेंगे हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, ऑफ कंपोनेंट बी। मतलब जो ये लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए को, मतलब कंपोनेंट ए के पार्शियल वेपर प्रेशर को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जबकि ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी को, मतलब बी के पार्शियल प्रेशर को ये वाली लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब जो ये दो हमारे पास जो डॉट बच गए यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों को हमने जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मिलाना है, ठीक है। इस तरह से हमने जो है इसको एक स्ट्रेट लाइन के साथ, यहां पर ये टेढ़ा बन गया, आपने इसको स्ट्रेट बनाना है इस लाइन को, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, स्ट्रेट बनाना है, ठीक है। और इसके ऊपर लिखना है हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस वाले जो हमने जो डॉटेड थी इनके ऊपर लिखना है, एक के ऊपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, दूसरी के ऊपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, और जो ये हमारे पास ऊपर ये लाइन आई, ठीक है, डार्क वाली लाइन आई, इसके ऊपर हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि PA0 की वैल्यू ऊपर हो, B0 की वैल्यू नीचे हो, ये डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड कितना ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। अब यहां पर देखिए PA0 की वैल्यू कम है, PB0 की वैल्यू ज्यादा है। मतलब अगर ए जो है प्योर फॉर्म में होता है, अगर ए जो है प्योर फॉर्म में है तो इसका वेपर प्रेशर इतना है, बी अगर प्योर फॉर्म में है तो इसका वेपर प्रेशर इतना है। ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि जो कंपोनेंट बी है हमारा वो ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है ना। कंपोनेंट ए हमारे पास कम वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन नहीं है, आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि कंपोनेंट ए ज्यादा वोलेटाइल हो, इसलिए हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास रॉल्स लॉ, ये था ये अभी तक हमने देखा रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आप ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके नीचे आप लिख सकते हो ग्राफ रिप्रेजेंटिंग रॉल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब रॉल्स लॉ फॉर, अब यहां पर वोलेटाइल की जगह हमने लिखना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे अब, सो गाइस जब हम देखने वाले हैं रॉल्स लॉ का दूसरा केस। पहले वाले केस में हमने देखा जब हमारे पास जो लिक्विड था, मतलब जो सॉल्यूट था हमारे पास, वो हमारे पास था वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अब यहां पर हमने लेना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना।
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब वो वाला सोल्यूट जो लिक्विड से जो है वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, चाहे जो सोल्यूट हमारे पास है, चाहे वो हमारे पास वोलेटाइल हो चाहे हमारे पास नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है, वो उस जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसके वेपर प्रेशर को कम कर देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो ये वाला केस हमें क्या कहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ध्यान से याद रखना है, पहले वाला हमने डिस्कस किया था वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute, the vapor pressure of the solution ये solution है, okay. According to this law, for a solution containing non-volatile solute, the vapor pressure of solution is equal to the product of the vapor pressure of the solvent and its mole fraction. अब यहां पर जो है सारा का सारा प्रेशर जो है डिपेंड करेगा हमारा कि जो हमारे पास कंपोनेंट ए है, मतलब जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना है उसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। और उसका जो हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखिए पी, अब यहां पर बी वाला किस्सा हमने लेना ही नहीं है, ठीक है ना। पहले वाले में हम क्या करते थे, टोटल अगर हमने प्रेशर निकालना तो क्या करते थे, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ठीक है। ये केस हमारे पास आता था, ठीक है ना, ये केस हमारे पास आता था अगर हमने टोटल वेपर प्रेशर अगर हमने निकालना होता था, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, उसका मतलब क्या, उसके वेपर ही नहीं बने, ठीक है, उस वाले सॉल्यूट के तो वेपर ही नहीं बने, ठीक है, तो वो जो है कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो यहां पर सारा का सारा जो हमारा वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का डिपेंड करेगा ए के ऊपर। ए का जो है हमारे पास वेपर प्रेशर कितना है और ए का मोल फ्रैक्शन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रॉल्स लॉ के दोनों केसेस, नॉन वोलेटाइल के लिए भी हमने रॉल्स लॉ को देखा और वोलेटाइल जो लिक्विड्स है, जो वोलेटाइल हमारे पास सॉल्यूट है उसके लिए भी हमने रॉल्स लॉ को देखा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।